अमीर बहू के रेलवे स्टेशन पर गरीब मायके वाले। बन के तितली दिल उड़ा 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 कहीं दूर, छल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। मध्यम वर्ग की भावना गुनगुनाते हुए कपड़े सुखा रही थी। तभी सामने के रोड से जाता हुआ कार में बैठा साहिल उसकी ओर देखता ही रह जाता है और सडनली कार के ब्रेक मारता है। गॉर्जियस, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मन करता है देखता ही जाऊं। देखते ही नशा सा हो गया है। घर तो पहुंच जाऊंगा ना कार चलाकर। भावना गुनगुनाते हुए नाचती रही थी। ये देखकर साहिल और बावरा हो जाता है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे लोग हॉर्न मारने लगते हैं और वो फटाफट से गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंच जाता है। साहिल एक अमीर घर का इकलौता बेटा था जो भावना को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वो कोई भी काम करता या उसकी माँ सावित्री उसे काम करने को कहती तो वो कुछ सुनता ही नहीं था। फिर अपने बेड पर लेटे लेटे मुस्कुराने लग गया। तभी सावित्री आकर कहती है, साहिल बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? मेरी बात सुन रहा है ना तू? देख रही हूँ कल से तू आया है तो बदला बदला सा लग रहा है। माँ, आपको क्या बताऊं, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। आंख बंद करता हूं तो उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट मेरे सामने आ जाती है। अब तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता, बस उसकी गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है कानों में। तू पागल हो गया है क्या? कैसी बहकी बातें कर रहा है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मैं बता देता हूँ। किसी लड़की को देखकर तुम्हारा बेटा बावरा हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए कोई जल्दी से लड़की देख लो और शादी कर दो ताकि इस लड़की का भूत उतर जाए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। नहीं माँ, मैं उस लड़की के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे बस उस लड़की से ही शादी करनी है, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। तू पागल हो गया है क्या बेटा? हाँ माँ, हो गया हूँ। मैं बस उससे ही शादी करूंगा। कैसे शादी करेगा? उस लड़की का नाम तक तो तुझे पता नहीं है। पर मुझे एड्रेस पता है। आप वहां जाकर उस लड़की का रिश्ता मांगिए। ठीक है। कुछ दिन बाद साहिल अपने माता पिता को उस लड़की का घर दिखा देता है। फिर राजेश और सावित्री भावना के माता पिता से उनकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। आप सच कह रहे हैं? आप इतने बड़े घर से हमारी बेटी भावना के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा बेटा आपकी लड़की को पसंद करता है और उससे ही शादी करेगा। अब हमारा तो सपना था कि हम अमीर घर की लड़की को ले जाएं, पर उसके आगे हमारी मर्जी नहीं चल सकती। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हम आपकी बेटी से शादी करवाने के लिए तैयार हैं, पर आपको मोटा दहेज देना पड़ेगा। क्या दहेज? आप थोड़ा रहम कीजिए। हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग जितना कर पाएंगे उतना जरूर कर सकते हैं। देखिए, आपकी बेटी को हम बहुत प्यार से रखेंगे। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो भी इस समय ही। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम मिलकर शादी की तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। ये रही हमारे लड़के की फोटो। वो काम में बिजी था इसलिए आ नहीं सका। जी, जमाई साहब तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो होगा ही। भावना और साहिल का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर भावना के छोटे भाई बहन बचे हुए नमकीन बिस्कुट को खाते हुए कहते हैं, अरे वाह, बल्ले बल्ले, अब तो दीदी की शादी होगी। बड़े घर में बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, अब तो मजे आएंगे। मैं तो बहुत डांस करूंगी। दीदी, जीजू की तस्वीर देखी आपने? निकिता भावना को साहिल की तस्वीर दिखाकर चिढ़ाती है, जिससे वो शर्मा जाती है। पर तीनों भाई बहन ये नहीं जानते थे कि उनके माता पिता को शादी के लिए दहेज देना पड़ रहा है। एक तरफ शादी की तैयारी चल रही थी तो वहीं कावेरी और अशोक ने अपनी बेटी की शादी के लिए घर के कागज को गिरवी रखवा दिया था। अजी, हमारा ये फैसला ठीक तो होगा ना? कावेरी, अपनी बेटी भावना इतने बड़े अमीर ससुराल में जा रही है। अगर हमें उसकी खुशियों के लिए अपना घर भी दांव पर लगाना पड़े तो क्या बुरा है। मेरे बाजू में अभी भी इतना बल है कि निकिता और अमर को पाल लूंगा। आप सही कहते हैं। देखिए, ये पूरे 15 लाख हैं। अगर आपने 6 महीने के भीतर पैसे जमा नहीं कराए तो इसका खामियाजा आप अच्छे से जानते हैं।
जी, आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। फिर कावेरी और अशोक उन पैसों को अमीर समधी को दहेज के तौर पर दे देते हैं। कुछ पैसों से वो दोनों अपनी बेटी की धूमधाम से साहिल के साथ शादी करवा देते हैं, जहां ससुराल में सावित्री अपनी बहू का बड़े प्यार से वेलकम करती है, उसके ऊपर फूल बरसाती है। आओ आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वैसे मेरी बहू है बड़ी सुंदर। जी माँ जी। जब भी तो माँ, मैं भावना को देखकर फिसल गया। वक्त गुजरता है। भावना को अपने अमीर ससुराल में सबका बहुत प्यार मिलता है। सास ससुर उसे अच्छे महंगे हीरे के तोहफे देते हैं। वहीं साहिल भी उससे बहुत प्यार करता है। घर के कामों में उसे इतनी सी भी फुर्सत नहीं होती कि वह अपने गरीब मायके वालों को याद करे। फिर खाना पकाते पकाते भावना कहती है, बहुत दिन हो गए, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मेरे छोटे भाई बहन की भी। कॉल कर लेती हूँ। भावना कॉल लगाती है, पर सावित्री उसे अपने मेहमानों से मिलवाने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी ओर 6 महीने पूरे हो जाने पर अशोक पैसे नहीं दे पाता है। मजबूरन प्रॉपर्टी डीलर उनके घर पर कब्जा करके उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद भावना का गरीब परिवार रेलवे स्टेशन पर आकर गुजारा करने लगता है। अजी, ये कैसे दिन आ गए हैं कि हमें अपने दोनों बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर भटकना पड़ रहा है। अरे जो किस्मत में है कावेरी, वही होगा। खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी बहुत खुश है। चलो चलो, चाय बनाकर भेजो, ग्राहक आ रहे हैं। मैं दूसरी तरफ समोसे बेचने जा रहा हूँ। लाओ पापा, मैं ट्रेन में जाकर भेजता हूँ। ये ट्रेन अभी आधे घंटे रुकेगी। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर वो सब रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचकर गुजारा करते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर इधर उधर भागने लगते हैं। सभी अपने सामान को बचा रहे होते हैं। वहीं भावना कहती है, साहिल, मुझे काफी समय हो गया है, मम्मी पापा से बात भी नहीं हुई है, फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे घर जाना है, चलेंगे आप? ठीक है, हम आज रात की ही ट्रेन से चलते हैं। इतना कहकर साहिल अपनी पत्नी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। कुछ देर बाद भावना अमरगंज स्टेशन पर उतरती है तो सामने अपने माता पिता और भाई बहन को बारिश में भीगता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, समोसा, चाय चाय चाय, समोसा। पापा, मम्मी, अमर, निकिता, आप सब यहाँ? और ये आपने क्या हालत बना रखी है, मुझे बताओगे आप? बेटा, तू यहाँ पर अचानक कैसे? माँ जी, पापा जी, बताइए ना, ये सब क्या है? आप रेलवे स्टेशन पर क्यों हैं? मैं बताती हूँ बेटा, उस दिन जब तेरी शादी होने वाली थी। ऐसा कहकर कावेरी सारी बात अपनी बेटी और दामाद को बता देती है। थोड़ी ही देर में बारिश भी रुक जाती है। इतना सब हो गया, आपका घर चला गया, आपने मेरी वजह से अपना घर छोड़ दिया और माँ जी पापा जी ने दहेज लिया। क्यों मेरी वजह से यह हालत हो गई है? और इसका असर अमर और निकिता की पढ़ाई पर भी हुआ होगा। कोई बात नहीं दीदी, हम सब ने आपकी खुशी के लिए किया। मुझे नहीं पता था माँ ने ऐसी शर्त रखी होगी, पर मैं वादा करता हूँ अब से आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। निकिता, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे रहा हूँ और अमर की पढ़ाई का खर्चा मेरा है। और मैं आपको आपका घर लौटाऊंगी मम्मी पापा। आप सच में बहुत अच्छे हैं जो अपनी बेटी के लिए इतना कुर्बान हो गए। शुक्रिया दामाद जी। फिलहाल तो आपको नाश्ते में परोसने के लिए चाय समोसे हैं, आइए यहाँ बैठ जाइए। फिर अशोक अपने गमछे से सीट साफ करता है और कावेरी अपने बेटी और दामाद को चाय नाश्ता परोसते हैं। कुछ दिनों बाद भावना उनको एक नया घर देती है, जहाँ उसके भाई बहन माता पिता खुशी खुशी रहते हैं और दोनों बहन भाई बड़े होकर अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। माई दिल को माई दिल को लाविया शीशे के आगे खड़ी होकर मेकअप करते हुए गुनगुना रही होती है। तभी उसके फोन पर गगन का कॉल आता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग माय लव। लाव्या, तुम्हारे नाम से मुझे पार्सल आया है। तुमने इसमें क्या भेजा है? गगन, तुम कितने सवाल करते हो? जस्ट ओपन इट। उस पार्सल के अंदर तुम्हारे लिए कुछ है, उसे पहनकर रेडी हो जाना। मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ।
रास्ते में तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके बाय। इतना कहकर लाव्या कॉल काट देती है और वो घर से निकल रही होती है कि तभी उसकी टक्कर अपने पिता रंजीत से होती है। ओह, आई एम सॉरी डैडी, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके माय प्रिंसेस, बट टुडे यू लुकिंग वेरी डिफरेंट। लेट मी गेस, आज तुमने ये सूट क्यों वेयर किया है? तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी है? अब हाँ डैड, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड मीता की शादी है। ओके डैड बाय, मैं जरा जल्दी में हूँ। लाव्या हिचकिचाहट भरे अंदाज में अपने पिता को जवाब देकर अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जहाँ झुग्गी के बाहर खड़ा होकर गगन उसका इंतजार कर रहा होता है। गगन, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। लव्या, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ, चलो तो सही। काफी दूर आने के बाद लाव्या एक मंदिर के पास गाड़ी रोककर गगन के साथ मंदिर के अंदर आ जाती है। गगन, ये रेड कलर की शेरवानी तुम पर बहुत सूट कर रही है। तुम इसे पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो। अब मुझे देखकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने पहली बार सूट पहना है सिर्फ तुम्हारे लिए। लव्या, इस सूट में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मगर तुमने बताया नहीं हम यहाँ मंदिर में क्यों आए हैं? क्योंकि आज हमारी शादी है गगन, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर रहकर और नहीं रह सकती। लव्या, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों गगन? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इसका मतलब तुम इतने दिनों से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। तुमने मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया है। ऐसा नहीं है लव्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और तुम एक अमीर बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। तुम्हें वो अमीरी और ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा जिससे तुम रह रही हो। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी लव्या। मैं तो इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोजी रोटी कमाने आया था, मगर तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम अपने पिता की मर्जी से शादी कर लो। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगी। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी गगन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो। मैं गरीबी में भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। मैं रूखा सूखा भी खाकर रह लूंगी। लाव्या की ये बातें सुनकर गगन उससे शादी कर लेता है और कहता है, लाव्या, मुझे माँ बाबूजी को बताना होगा कि मैंने शादी कर ली है। हमें आज ही मेरे घर चलना होगा। तुम ट्रेन का सफर कर तो लोगी ना? वैसे तो मुझे ट्रेन में सफर करने की आदत नहीं, मगर तुम्हारे साथ मुझे हर सफर मंजूर है। बस मैं घर जाकर अपना सामान ले आती हूँ। तुम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार करना। लाव्या अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन आ जाती है और दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। मगर क्या अमीर लाव्या अपनी गरीब ससुराल वालों के साथ एडजस्ट हो पाएगी? लाव्या, भरतपुर स्टेशन आ गया है, हमें यहीं उतरना है। ठीक है गगन, सुनो, सामान उठाने के लिए किसी कुली को बुला लो। लव्या, कुली की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। गगन अपने सर पर सामान उठा लेता है। तभी लाव्या चिढ़कर कहती है, ओ गॉड, ये गगन भी ना 10-20 रुपए बचाने के लिए कुली बनकर इस रेलवे स्टेशन पर मेरी इंसल्ट कर रहा है। गगन, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा, मैं थक गई हूँ। जल्दी से कोई टैक्सी बुक कर लो। लव्या, टैक्सी की जरूरत नहीं है, हमें कहीं ज्यादा दूर थोड़े न जाना है। तुम्हारा ससुराल इस रेलवे स्टेशन के एकदम पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ कदम चलने के बाद गगन एक गरीब औरत के पैर छूता है, जो कि फटी चिटी साड़ी में रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगा रही होती है। उस औरत को देखकर लाव्या घिन करती हुई कहती है, गगन, तुम इस गरीब झाड़ू लगाने वाली गरीब औरत के पैर क्यों छू रहे हो? लवन्या, ये मेरी माँ है और ये रहा मेरा घर। रेलवे स्टेशन की गंदगी में बनी झोपड़ी को देखकर लाव्या खामोश खड़ी रह जाती है। तभी उसकी ननंद अनीता, जो कि रेलवे स्टेशन पर लोगों को चाय समोसे बेच रही होती है, बड़े ही प्यार से अपनी अमीर भाभी लाव्या को अंदर लाकर कहती है, भाभी, हम गरीबों के इस छोटे से महल में आपका स्वागत है। ये गए गुजरे गरीब लोग इस झोपड़पट्टी को महल कह रहे हैं। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि इन गरीबों की ऐसी बेइज्जती करूं कि शर्म से मर जाएं। मेरे लिए तो इस रेलवे स्टेशन की ससुराल में पहला दिन बिताना इतना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं पहली रात कैसी बीतेगी। देखते ही देखते रात हो जाती है। जहाँ घर के कोने में लाव्या का लंगड़ा ससुर लखन बैठा होता है, तो वहीं अनीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है और गायत्री अपनी बहू और बेटे की पहली रात के लिए गुदरी का बिस्तर लगाकर तैयार करती है। फिर उनसे कहती है, बहू, गगन, हम सभी बाहर रेलवे स्टेशन पर सोने जा रहे हैं। मगर माँ, आप सभी को बाहर रेलवे स्टेशन पर सोने की क्या जरूरत है? हम सभी यहीं सो जाएंगे। बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और आज तेरी और बहू की शादी की पहली रात है।
तुम यहाँ अच्छे से सो, हमारी चिंता मत करो। बेचारे गरीब ससुराल वाले रेलवे स्टेशन पर सोने चले जाते हैं और लाव्या गुस्से में अपने पति गगन से लड़ाई करने लगती है। गगन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा घर इस रेलवे स्टेशन की गंदगी में है? न यहाँ पंखा है, न एसी, और तो और लाइट भी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज हो तुम। लाव्या, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही बताया था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मगर तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। इसमें मेरी क्या गलती है लाव्या? लाव्या गुस्से में मुंह बना लेती है। तभी गगन उसे मनाने लगता है। लाव्या, आज हमारी पहली रात है, इसे खराब नहीं करते, प्लीज अब मान भी जाओ। गगन के मनाने पर लाव्या उसके गले से लग जाती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तभी पटरी से बहुत ही तेज हॉर्न के साथ एक ट्रेन गुजरती है। और जब ऐसा 2-3 बार होता है तो लाव्या इरिटेट होकर कहती है, हद है यार, जब भी मैं रोमांटिक हो रही हूँ कोई ना कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन की पटरी से हॉर्न बजाकर जाते हुए मेरे अंदर उठ रहे रोमांस की माँ बहन कर देती है। और ऊपर से इस गर्मी में अलग परेशान हूँ। भाड़ में गई सुहागरात, मैं सोने जा रही हूँ। मगर तुम सो जाओगी तो मैं क्या करूँगा? छक मारो। कैसी बीवी मिली है मुझे। ये दुनिया की पहली पत्नी है जो शादी की पहली रात अपने पति को कुछ और करने की बजाय झक मारने को बोलकर सो गई। तुझे सो जा गगन। अगली सुबह 5 बजे ससुराल वाले झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं, जिस कारण बहू को जल्दी जागना पड़ता है। मम्मी जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। अरे अनीता, अपनी भाभी को रेलवे स्टेशन के स्नान घर में ले जा, उसे नहाना है। अनीता लाव्या को रेलवे स्टेशन पर बने सरकारी बाथरूम में लाती है, जो बहुत गंदा होता है। बस यही बाकी रह गया था। ससुराल की पहली रात में क्या मैंने कम झेला था? ननद जी, मैं यहाँ नहीं नहाऊंगी, मुझे घिन आ रही है। यहाँ कितनी गंदगी है। मगर भाभी, मैं और भाभी यही नहाते हैं। आप दोनों की बात अलग है, मगर मुझे इस तरह रेलवे स्टेशन की गंदगी में रहने की आदत नहीं। कुछ ही देर में बहू झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ गायत्री रेलवे स्टेशन के किनारे बने नल पाइप से पानी भर रही होती है। ओह गॉड, मेरे ससुराल वाले ये पानी पीते हैं। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी थी, मगर ये देखकर तो मेरी प्यास ही मर गई। इनफ इज इनफ, मैं अब इस रेलवे स्टेशन के ससुराल में और नहीं रह सकती। फिर लाव्या अपने पिता को फोन करके सब कुछ बताती है, जिसके बाद रंजीत उसके लिए एक सुंदर सा घर खरीदकर उसे देता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ साथ उसके गरीब ससुराल वालों का भी स्वागत करता है। नमस्ते समधी जी, नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते भाई साहब। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मेरे गरीब ससुराल वालों को नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं। हाथ तो इनको आपके आगे जोड़ने चाहिए, वरना ये सारी जिंदगी उस रेलवे स्टेशन की गंदगी में सड़ते रहते। लाव्या, अब ये जो भी हैं तुम्हारे ससुराल वाले हैं और इनके घर की बहू, अब इनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, क्योंकि अब यही तुम्हारा असली परिवार है। लाव्या को अपने पिता की कही हुई बात समझ में आ जाती है और वक्त के साथ धीरे धीरे वो अपने ससुराल वालों से घुल मिल जाती है।